नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी हूँ। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। और मैं आज एक विषय को लेके आ रहा हूँ कि आजकल जितने तरीके से आप देख रहे होंगे कि अखबारों में, साइंटिफिक जर्नल्स में, कहाँ धरती फट रही है, कहाँ बारिश हो रही है, आपदा हो रही है, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हम लोग करते हैं आज के समय में। और सारी चीज़ों को हम लोग विज्ञान से जोड़ के देखते हैं। नेचुरल भी है, क्योंकि जो वही हम लोग पढ़ते हैं आजकल के विज्ञान में, कैसे क्या होता है, कैसे हमारा जल प्रलय आता है, कैसे साइक्लोन आता है, कैसे भूकंप आता है। ये सब चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आधुनिक विज्ञान की मदद से। लेकिन क्या ये केवल आज का ही विषय है? क्या हम लोग पहले इसके बारे में नहीं जानते थे? पहले ये जानने के लिए आज कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया था कि हमारे प्राचीन भारत में ऋग्वेद में, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथों में, इन सब चीज़ों का जिक्र कैसे है। पहले क्या था कि वेदों में आज के जैसे भूविज्ञान, जियोलॉजी शब्द नहीं मिलता है, ये बात तो सही है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, गतिशीलता और खनिज स्रोतों के बारे में कई संदर्भ मिलते हैं। वेदों की भाषा सांकेतिक और काव्यात्मक है, परंतु उनमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि आधुनिक विज्ञान में ये चीज़ है, तो ऐसे भूकंप आता है, ये आता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस भूकंपों का, जल प्रलय का, पहाड़ों का टूटने का, सब चीज़ का जिक्र होता है। सिर्फ काव्यात्मक रूप में इसको बताया गया है कि कैसे हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते थे पहले ज़माने में। अब जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और संरचना के बारे में, ठीक है, नसाद्य सूक्त में भी है कि जब पृथ्वी, कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में, तो क्या था। आज कैसे जैसे तारा दिखते हैं, सूरज दिखते हैं, चांद दिखते हैं, बहुत सारे ग्रह दिखते हैं। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? इट वॉज ए कंप्लीट डार्क, एक बिल्कुल अंधेरा था। और हमारा आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, एक कंप्लीट डार्क था। तो कहीं ना कहीं ये संदर्भ आता है। दूसरा क्या होता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसमें बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश और पृथ्वी एक विराट पुरुष कॉस्मिक एनर्जी से उत्पन्न हुए। इसे कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जैसा माना जाता है। ये इसका वर्णन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त, उसमें क्या कहता है? इसे पृथ्वी को माता कहा गया है और उनकी परतों, खनिजों और नदियों और धातुओं का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार इसे पृथ्वी को जीवन दायिनी भी माना गया है। आज भी देखिएगा, पृथ्वी तो जीवन देती ही है आपको। हवा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, मिट्टी से सारे चीज मिलते हैं, पानी मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी में इसी में आपको एक चीज बता दें कि पृथ्वी को अनेक परतों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि पृथ्वी कई लेयरों में बनी है, जिस आधुनिक भूविज्ञान में इसे क्रस्ट, मेंटल, कोर की अवधारणा की झलक मिलती है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी, खासकर जैसे अथर्ववेद वगैरह में, इसका जिक्र आता है। वेदों में पर्वत को गिरि, पर्वत और आद्रि कहा गया है। पर्वत का जिक्र उस वक्त भी है। और ऋग्वेद इसमें कहा गया है कि पर्वत जो है समय समय पर टूटते और बनते हैं और उनमें से नदियां निकलती हैं। आज भी आप देखिएगा, नदियां पर्वतों से निकल रही हैं, चाहे आप गंगा वगैरह हिमालय से, अगर हम झारखंड की बात करें, यहाँ से सारी नदियां जो है पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। चाहे वो सोनरेखा हो, कोयल हो, कारो हो, जो भी आपकी नदी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से या पठार से निकल के आती है। और इसमें पर्वत जो हमने कहा टूटते फूटते बनते हैं, तो ये बात आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स एंड रिवर सिस्टम की उत्पत्ति को संकेत देता है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो अभी कल का नया कंसेप्ट चला हुआ है भूकंप आने के। और खनिज और धातुओं के बारे में जो जिक्र होता है अथर्ववेद में, इसमें सोना, चांदी, सीसा, लोहा और तांबा रत्नों का उल्लेख मिलता है। वेदों में अश्म पत्थर, अयस धातु, जिसको हम लोग कहते हैं लो अयस्क वगैरह धातु, हिरण्य सोना जैसे शब्द लगातार आते हैं। श्याम अयस काला धातु, अर्थात लोहे, आयरन से लगाया जाता है। उसी तरह हमने कहा ना, भूकंप और भूगति जिसको कहते हैं, कि इंद्र के वज्र से पर्वतों के हिलने डुलने का वर्णन है। सवाल हमने कहा ना काव्यात्मक है, लेकिन पर्वत के हिलने डुलने का जिक्र जो है वहां हमें मिलता है। और हाइड्रोजियोलॉजी जिसको कहते हैं जल भूविज्ञान का भी जिक्र आता है। वेदों में नदियों, झरनों और जल के स्रोतों का बहुत बार उल्लेख हुआ है। कैसे चलती है नदियां, कहाँ जाती हैं, बहुत सारे काव्यात्मक हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है। वेदों में भूविज्ञान का सीधा वैज्ञानिक रूप नहीं है, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीकात्मक वर्णन है के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पृथ्वी की परतों के बारे में जिक्र किया गया है, पर्वतों के निर्माण का, अवक्षरण का, वेदरिंग का है, खनिज व धातुओं के भंडार का जिक्र है, भूकंप और पर्वतों का हिलने का जिक्र है, जल चक्र और नदियों की उत्पत्ति का जिक्र आता है। इन सब का उल्लेख वेदों में मिलता है। इसमें आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आप जोड़ के देख सकते हैं।
इसमें क्या कि पृथ्वी की परतों के बारे में जिक्र होता है। तो एक मंत्र है, अनेका अस्य जठरा अपरा अपरा भूमि, माने अथर पृथ्वी के अंतर्गर्भ में कई लेयर्स है। भूविज्ञान दृष्टि से पृथ्वी की परतों में क्रस्ट मेंटल कोर है का सांकेतिक उल्लेख मिलता। उस समय वैज्ञानिक भाषा नहीं था, इसलिए जठर शब्द से गर्भ परत का बोध कराया गया है। उसी तरह कई आपके से तो भूकंप और भूगति के बारे में हमने कहा, सेस्मिक एक्टिविटीज उसमें है। या पृथ्वी वल्गु कंपते, अतः अर्थ क्या है, यह पृथ्वी समय समय पर कंपन करती है। भूविज्ञान दृष्टि में क्या कहता है, यह भूकंप का प्रत्यक्ष उल्लेख है कि धरती कंपन कर रही है तो पृथ्वी कहीं ना कहीं आपका ये कंपन कर रही है, मैंने अर्थक्वेक का है। आधुनिक विज्ञान में ये मान्यता है कि पृथ्वी स्थिर है या खारिज होता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। वेदों में भी इसका वर्णन है, आधुनिक विज्ञान में भी इसका वर्णन होता है। पृथ्वी गतिशील और कंपनशील बताई गई है, जो आधुनिक सिस्मोलॉजी की पुष्टि करता है। ये पूरा डिटेल है। उसी तरीके का ओरिजनी पर्वत का निर्माण, लिथोस्फेयर के संकेत भी है। पृथ्वी की सतह पर पर्वत, चट्टान और वनस्पति सह अस्तित्व का दर्शन दिया गया है। मतलब सारा चीज था। पहले हमने कहा कि पहले काव्यात्मक था, अब इसका आधुनिक हम लोग एक सिंपल वे में एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे क्या इसका वर्णन है। उसी तरीके का आपको पृथ्वी के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, नदी उत्पत्ति और समुद्र की धाराओं का उल्लेख है। उपजाऊ सॉइल भूमि में आपका सब चीज का सॉइल कैसे उपजाऊ किया जा सकता है, सब चीज का वर्णन है वेदों में, हमारे ऋग्वेद में, दूसरे धर्म ग्रंथों में सारा चीज का जिक्र आता है। उसी तरीके का आपका जो भी, जैसे हमने कहा ना कि प्राचीन काल में, जैसे अब धरती के बारे में क्या क्या चीज का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में हुआ, परतें जो कहते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, खनिज व धातु का जिक्र होता है, भूकंप का जिक्र होता है, पर्वत निर्माण का जिक्र हुआ है, जल चक्र, मृदा विज्ञान, गुरुतत्व, ग्रेविटी का भी जिक्र इसमें कई बार हुआ है। और इसी से हम लोग ये अनुमान लगाते थे कि पहले जमाने के लोग भी, जो आज आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं, पहले जमाने के लोग भी इस चीज को अच्छी तरीके जानते थे। अगर आप पुराने आर्किटेक्चर्स वगैरह को देखिएगा, आज के आर्किटेक्चर से लाख गुना बेहतर है। बहुत चीज था जो हमारे धर्म ग्रंथों के, प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों में इसका विस्तार से जिक्र किया हुआ है। तो इसलिए हमने कहा कि बहुत चीजों को जानने समझने के पहले कुछ पुरानी चीजों को भी जान लेना चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या, सिर्फ उसको आंख बंद करके हम लोग नहीं हटा सकते। हाँ, ये कोरिलेट कर सकता है। आधुनिक विज्ञान में ये जो है इसको बड़ा सरल कर दिया गया, इसमें दो राय नहीं है। पहले काव्यात्मक था कि भूकंप होती है, पृथ्वी करती, पर्वत हिलता है, पृथ्वी हिलती है, प्लेट टेक्टोनिक, सिस्मोलॉजिकल, बहुत चीज था। क्यों हिलती है क्या, इसलिए उसकी कई कहानियां अलग चलती है, लेकिन ये लोगों को मालूम था कि पृथ्वी कंपन करती है। अब आपको एक चीज बता दें उसमें हम लोग कि अब जैसे देखिए इसमें डिटेल दिया हुआ है, अगर आप देखिएगा गौर से इसको, ये सब चीज हमने डाटा कलेक्ट किया था। इसमें सारा कुछ है कि वैदिक वर्सेस क्या है, उसका मॉडर्न जियोलॉजी में वर्सेस क्या है, कि अर्थ हैज मेनी वूम्स लेयर्स, इसमें क्या है, क्रस्ट, मेंटल कोन, ये जिक्र है इसका। प्राचीन में अर्थ हैज गोल्ड, ब्लैक मेटल, कॉपर एंड जेम्स, ब्लैक मेटल दैट इज आयरन, कॉपर एंड जेम्स। इकोनॉमिक जियोलॉजी जो हम लोग पढ़ाते हैं, मिनरल रिसोर्सेस, मेटल, जेम एंड डिपॉजिट्स हम लोग पढ़ाते हैं आधुनिक विज्ञान में। अर्थक्वेक्स, लगातार भूकंप का आना, सिस्मोलॉजिकल अर्थक्वेक्स एंड अर्थ डायनेमिक्स, जो आधुनिक विज्ञान बताता है। और हमारा जो पुराना जो बताता वैदिक वर्ष, वो ये बताता था, अर्थ इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, स्टोन्स एंड फॉरेस्ट, ये वैदिक में लिखा हुआ है। और आधुनिक विज्ञान इसको ओरोजनी, लिथोस्फेयर, माउंटेन बिल्डिंग, रॉक्स, इस सब के बारे में जिक्र होता है। अर्थ हैज रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस, ये हमारे वैदिक में वर्णन किया हुआ है। और आज के समय में हम लोग पढ़ाते हैं हाइड्रोलॉजी एंड वाटर साइकिल, रिवर्स, ओशन करंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जिक्र होता है, अर्थ गिव्स फूड्स एंड मेडिसिन, ये वेदों में कहा गया है। और आज के समय में सॉइल साइंस, पेडोलॉजी, सॉइल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चरल जियोलॉजी, ये हम लोग इसको आजकल आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या कि सब चीज वही है, सिर्फ परिभाषा बदलती गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हजारों साल पहले सब जानकारी थी। पहले वेल सिविलाइजेशंस होते थे, सारे चीज सिस्टम से होते थे। लेकिन अब क्या है, आपको एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। जब पहले काफी आइस एज चल रहा था, सूखा पड़ा, तो बहुत से जो हमारे थे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत लोग माइग्रेट किए। जब नदियां सूखने लगी और लोग माइग्रेट करके आ गए हिमालय के तराई में, जो आर्यंस थे, जो भी हम लोग बोलते हैं, ये माना जाता था कि उस वक्त लोग जब पूजा पाठ कर रहे थे, अचानक हिमालय के ऊपर से बाढ़ आना, नदियों का प्रवाह शुरू होता है।
और लोगों को लगा कि इंद्र ने बांध तोड़ा है हम लोगों को जल देने के लिए। उस वक्त 10,000 साल पहले होलोसिन पीरियड, जब हमारा छोटा सा हिमयुग था, लोगों ने प्रशस्ति गान इंद्र का शुरू कर दिया। ये बहुत सारी किताबों में वर्णन है, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स वगैरह में मैं बताऊंगा बाद में कि किस किस बुक्स में सब वर्णन है। तो पहला कंसेप्ट आया ग्लोबल वार्मिंग का। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई, जो ग्लेशियर्स वगैरह जमे हुए थे वो पिघलना शुरू किए, तो लोगों को लगा कि ये इंद्र ने बांध को तोड़ा है। फर्क क्या, हमने क्या कहा कि सिर्फ काव्यात्मक फर्क हो गया। उस वक्त हम लोगों ने इंद्र को मान लिया। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि फर्स्ट साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि हमारा ग्लेशियर्स जो थे वो मेल्ट कर रहे थे, नदियों में पानी का प्रवाह तेज हो गया, नीचे जो है धरती पर पानी, हिमालय से पानी आना शुरू हो गया, जल स्तर बढ़ने लगे, लोगों को जल मिलने लगा, सूखा का स्टेज था वो जाने लगा। इसलिए वो कहानी चलती थी। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इस चीज़ को मानता है कि भाई फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होलोसिन पीरियड के बाद ये शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहना कि अथर्ववेद, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ में बहुत चीज़ों का जिक्र है, बहुत चीज़ों का संदर्भ बार बार आता है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है और उसको सरल भाषा में करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान जो है उसको सरल करना, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि पहले ज़माने के लोग नहीं जानते थे। हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में इन सब चीज़ों का बहुत डिटेल उल्लेख है। अगर अब पढ़ाने बैठे, आपको बताने बैठे तो महीनों लग जाएंगे एक एक यूट्यूब पे। लेकिन शुरुआत मैंने किया है, देखते हैं आगे कुछ और जानकारी आपको मिलते जाएगी। जैसे भूकंप के बारे में कि प्राचीन काल में जो हमारे बृहद संहिता में है आचार्य वराहमिहिर का, उसमें जिक्र होता कि बादलों की बनावट से हम लोग भूकंप की भविष्यवाणी करते थे। अब विश्व का किस किस क्षेत्र भूकंप का क्षेत्र था, भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप का, ये वराहमिहिर की किताब में आचार्य संहिता में वर्णन किया हुआ है। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। थैंक यू।